हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक जुनून भाग 36 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं एक कार ड्राइव कर रहा था। बाहर सड़क पर हल्की बारिश अब भी हो रही थी। कार की खिड़कियों पर गिरती बूंदें एक अजीब सी उदासी पैदा कर रही थी। जैस्मिन चुपचाप उसके कंधे पर सिर टिकाए बैठी थी, लेकिन मयंक, उसका पूरा ध्यान सड़क पर होने के बावजूद उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी हो चुकी थी। बार बार एक ही चेहरा उसके सामने आ रहा था। सोचते सोचते उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई थी। मुट्ठियां इतनी सख्त हो गई थी कि हाथों की नसें तक उभर आई थी। आखिर क्यों? उसने मन ही मन खुद से सवाल किया। क्यों सब कुछ इतना उलझा हुआ लग रहा है? क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि सच्चाई कुछ और है? उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि एक नकाबपोश की झलक उसके मन में इतने सवाल पैदा कर देगी। तभी उसके कंधे पर सिर टिकाए जैस्मिन ने धीरे से पूछा, मयंक, उस नकाब के पीछे कौन था? कुछ पल रुककर उसने हिचकिचाते हुए अगला सवाल पूछा, क्या सचमुच राव जिंदा है? यह सुनते ही मयंक के हाथ एक पल के लिए स्टीयरिंग पर और कस गए, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। उसने चेहरे पर सामान्य भाव लाने की कोशिश की। फिर एक हाथ से धीरे से जैस्मिन का माथा सहलाया और उसके माथे पर हल्का सा किस करके बोला, नहीं, वो राव नहीं था। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी, इतनी शांत कि कोई भी उसकी बेचैनी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। दरअसल वह हमारा एक बहुत पुराना बिजनेस राइवल था। कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसने सहज दिखाने की कोशिश करते हुए आगे बोला, मुझे लगता है उसी ने आपका और राव वाला वीडियो हासिल किया होगा और वही आपको ब्लैकमेल कर रहा था। जैस्मिन ने धीरे से सिर हिलाया। उसे मयंक की बात पर शक करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि जब नकाबपोश ने वेदांश को किंग कहा था तो वो शब्द बेहद धीमी आवाज में बोला गया था। जैस्मिन उस समय उससे काफ़ी दूर खड़ी थी, इसलिए वो इन लोगों के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती थी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद जैस्मिन ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या वो वीडियो भी डिलीट हो जाएगा? उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मयंक ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जैस, उसने प्यार से कहा, आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। जैस्मिन ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन मयंक वह मुस्कुरा नहीं पाया। उसकी नज़रें अब भी सड़क पर थी और उसके भीतर सवालों का तूफान पहले से भी ज़्यादा तेज हो चुका था, क्योंकि वह जितना खुद को समझा रहा था उतना ही उसका दिल कह रहा था कि जो कुछ हुआ था उसकी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है, और शायद वह सच्चाई उन सब की जिंदगी बदलने वाली थी। वही फार्म हाउस। वेदांश बिना कुछ कहे मन्नत को फार्म हाउस के बाहर लेकर आया। पूरा एरिया असामान्य रूप से शांत था। वहां मौजूद सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा लग रहा था। मन्नत का दिल लगातार जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ वेदांश की बातें उसके दिल को चिर रही थी और दूसरी तरफ एक अनजाना डर उसके भीतर घर करता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आज कुछ ऐसा सामने आने वाला है जिससे वो भाग नहीं पाएगी। उसने चोरी चोरी वेदांश की तरफ देखा। आज उसकी आंखों में बहुत कुछ था, दर्द, शिकायत, टूटन और एक अजीब सी दृढ़ता, मानो वो आज हर हाल में अपने सवालों का जवाब लेकर रहेगा। मन्नत का दिल और सिकुड़ गया। तभी ठाक वेदांश ने जोर से ताली बजाई। ताली की आवाज हवा में गूंज उठी। अगले ही पल कुछ बॉडीगार्ड्स एक आदमी को घसीटते हुए अंदर लेकर आए। उस आदमी का हाथ बंधे हुए थे, चेहरा चोटों से भरा हुआ था और उसके चेहरे पर वही नकाब था जैसे उन 10 नकाबपोशों ने पहना था। वह उन्हीं में से एक था। मन्नत की भवें सिकुड़ गई। वह कुछ समझ नहीं पाई। उसने हैरानी से वेदांश की तरफ देखा, लेकिन वेदांश की नजरें उसी पर टिकी हुई थी, जैसे वह उसकी हर प्रतिक्रिया पढ़ रहा हो। वहीं बॉडीगार्ड्स उस नकाबपोश को वेदांश के सामने घुटनों के बल पटक कर पीछे हट गए। नकाबपोश बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी वेदांश धीमे कदमों से आगे बढ़ा। वह सीधे अपने एक बॉडीगार्ड के पास गया
उसने बिना कुछ पूछे अपनी रिवॉल्वर उसके हाथ में रख दी। मन्नत का दिल धक से रह गया, उसकी सांसें भारी होने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वेदांश पलटा और बिना एक शब्द बोले सीधे उस नकाबपोश पर गोली चला दी। धाय, पहली गोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर एक के बाद एक लगातार गोलियां। धाय धाय धाय। हवा में गोलियों की आवाज गूंज उठी। मन्नत का पूरा शरीर कांप गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो चुके थे। कुछ ही सेकंड में वह नकाबपोश खून से लथपथ जमीन पर गिर चुका था। उसके शरीर में अब कोई हरकत नहीं थी। माहौल एक पल में बारूद की गंध और खून की सौंधी महक से भर गया। पूरा जमीन पर लाल खून फैलता जा रहा था। वेदांश ने धीरे से अपनी बंदूक नीचे कर ली। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। फिर उसने अपनी नजरें उठाई और सीधे मन्नत को देखने लगा। मन्नत की आंखों में आंसू भर आए थे। उसका कलेजा जैसे फट रहा था। मुठियां कस चुकी थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ पल तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही, भारी, दम घोट देने वाली खामोशी। तभी वेदांश ने एक इशारा किया। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे यह सब उनके लिए बिल्कुल सामान्य हो। कुछ ही मिनटों में वह लाश वहां से हटा दी गई। फर्श पर फैला खून साफ कर दिया गया। बारूद की गंध भी धीरे धीरे गायब हो गई और देखते ही देखते वहां फिर से वैसा ही साफ सुथरा दिखाई देने लगा, मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो, मानो कुछ देर पहले किसी की जान नहीं गई हो। बॉडीगार्ड्स भी चुपचाप वहां से चले गए और उनके जाते ही पूरा माहौल फिर से खामोशी में डूब गया। लेकिन इस बार यह खामोशी पहले से कहीं ज्यादा भारी था। अब वहां पर सिर्फ दो चीजें बची थी, मन्नत की टूटती हुई सांसें और वेदांश की गहरी चुभती हुई निगाहें। वहीं दूसरी ओर शिव की कार धीरे धीरे राठौर मैंसन के सामने आकर रुकी। बारिश अब भी रुक रुक के हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कार रुकते ही सालू ने एक नज़र शिव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही मासूमियत थी। कम से कम देखने वालों को तो यही लगता था। बिना कुछ कहे वो कार से उतरी और बड़े गेट की तरफ बढ़ गई। कुछ ही क्षणों में वो राठौर मैंसन के अंदर गायब हो गई। शिव ने कुछ पल तक उसे जाते हुए देखा, फिर गहरी सांस लेकर कार मोड़ी और वहां से निकल गया। उसके जाते ही अचानक राठौर मैंसन के बड़े गेट के पीछे छिपी परछाई फिर से बाहर निकली। वह सालू थी। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गहराई थी, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। उसने एक बार सड़क के दोनों ओर देखा, फिर तुरंत अपना मोबाइल निकाला, किसी नंबर पर कॉल लगाया। मैं बाहर हूँ, बस इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। कुछ ही मिनटों बाद एक काली कार आकर उसके सामने रुकी। सालू ने बिना समय गंवाए दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। अगले ही पल कार अंधेरी सड़क पर दौड़ पड़ी। करीब आधे घंटे बाद वह कार शहर के एक सुनसान इलाके में पहुंची। चारों तरफ वीरानी पसरी हुई थी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कार एक पुराने से मकान के सामने जाकर रुकी। सालू तुरंत नीचे उतरी। उसकी चाल में अब पहले वाली घबराहट नहीं थी, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। वह तेजी से आगे बढ़ी, दरवाज़ा खोला और सीधे घर के अंदर दाखिल हो गई। जैसे वह अंदर पहुंची, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। चारों तरफ हल्का अंधेरा फैला हुआ था। कमरे में सिर्फ एक पीली रोशनी जल रही थी और उसी धुंधली रोशनी में एक शख्स सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी, जिसका धुआं धीरे धीरे हवा में घुल रहा था। दूसरा हाथ आराम से सोफे के हत्थे पर रखा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें बेहद गहरी और खतरनाक लग रही थी। सालू सीधे उसके सामने जाकर रुकी। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी उभर आई। फिर उसने धीमे लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, मैं वहां सब संभालूंगी। फिर तुम्हें पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? उस शख्स ने सिगरेट का लंबा कस लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। सालू की भवें और सिकुड़ गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। कहीं तुम्हारी वजह से सारा गेम खराब तो नहीं हो गया? और अगले ही पल कहीं उसकी आवाज में पहली बार चिंता उभरी। कहीं वेदांश ने तुम्हारा चेहरा तो नहीं देख लिया?
यह सुनते ही अंधेरे में बैठे उस शख्स के होठों पर एक धीमी मुस्कान उभरी और अगले ही पल कमरे का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी हो गया। उस शख्स को अभी खामोश देखकर सालू ने चिढ़कर अपनी बाहें सीने पर बांध ली। फिर तीखे स्वर में बोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, खामोश क्यों हो? बोलो आयुष। जैसे ही उसके होठों से आयुष नाम निकला, सामने बैठे शख्स की आंखें हल्के से चमक उठी। उसी पल बादलों के पीछे छिपा चांद बाहर निकला और कमरे में फैला अंधेरा थोड़ा छट गया। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, वह आयुष ही था, आयुष राठौर। उसकी आंखें हमेशा की तरह गहरी थी, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। सालू ने उसे घूरते हुए तंज भरे लहजे में कहा, जब तक मैं वहां थी तब तक तुम्हें पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं थी। देखा, डॉक्यूमेंट्स भी हाथ से गए। और ऊपर से वह कुछ क्षण रुकी, फिर ध्यान से उसका चेहरा देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वेदांश ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है? आयुष कुछ पल चुप रहा। उसके दिमाग में वह दृश्य घूम गया जब धुंध के बीच वेदांश ने उसका नकाब खींचा था। उसे यही लग रहा था कि वह सही समय पर निकल आया था और वेदांश ने उसका चेहरा नहीं देखा था। उसने धीरे से सिगरेट बुझाई और शांत स्वर में कहा, रिलैक्स, भाई ने मेरा चेहरा नहीं देखा, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी उसने भवें चढ़ाई और कहा, और रही बात मेरे पार्टी में जाने की, तो मेरा वहां जाना जरूरी था। सालू ने उसे देखा। आयुष कुर्सी पर टिकते हुए बोला, अगर मैं वहां नहीं जाता तो भाई को तुम पर शक हो जाता, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए मुझे नकाब पहनकर उनके सामने जाना पड़ा। इसलिए तुम मुझसे ज़्यादा सवाल मत करो। उसकी आंखें सिकुड़ गई। लेकिन खैर, ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो राठौर मेंशन में होना चाहिए था। अगले ही पल आयुष की आंखों में नरमी उतर आई। उसकी आवाज़ में चिंता साफ थी। मॉम कैसी है? तुम्हें इस वक्त उनके पास होना चाहिए सालू। सालू ने बिना भाव जवाब दिया, आंटी बिल्कुल ठीक है, तुम उनकी चिंता मत करो। लेकिन वह फिर गुस्से से बोली, और रही बात कि मुझे इस वक्त कहाँ होना चाहिए, ये बताने की जरूरत तुम्हें तो नहीं है आयुष। उसकी आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। शायद तुम भूल रहे हो कि इस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा है। वह उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब वही तेज चमक रहा था जो किसी मिशन के दौरान चमकता था। इस पूरे खेल को मैं लीड कर रही हूँ और तुम्हें सिर्फ वही करना है जो हमारे बॉस चाहते हैं। आयुष की नजरें सिकुड़ गई। सालू ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, हमारे बॉस मिस्टर एक्स के प्लान में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बस वही करना है जैसा तुम्हें निर्देश दिया जाए, समझे तुम? सालू ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, अगले ही पल आयुष अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में ऐसी ठंडी आग जल रही थी कि एक पल के लिए सालू भी चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आयुष ने झटके से उसका गला पकड़ लिया। आयुष! सालू की आंखें फैल गई। उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आयुष की पकड़ पत्थर की तरह मजबूत थी। उसकी उंगलियां सालू की गर्दन में धंसती चली गई। आयुष ने उसे घुरते हुए दांत भींच लिए। फिर बेहद ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, आइंदा आइंदा मुझे अपने बॉस मिस्टर एक्स की धमकी मत देना। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं यह काम उसके लिए नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुम्हारे लिए। सालू की सांसें भारी होने लगी थी, लेकिन आयुष रुका नहीं। माना माना कि उसने और तुमने मेरी जान बचाई थी। ये कहते हुए उसकी आंखों में दर्द उतर आया, उस बम ब्लास्ट से जिससे मुझे मेरे भाई को बचाना चाहिए था, जिस वक्त उन्हें मेरा साथ होना चाहिए था। उसका जबड़ा कस गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम लोगों का आदमी बन गया हूँ या तुम्हारे बॉस के लिए काम कर रहा हूँ। उसने सालू को अपनी तरफ खींचा। मैं बस उस मन्नत को अपने भाई से दूर रखना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था, और सिर्फ इसी वजह से मैं तुम दोनों का साथ दे रहा हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद चमक उठी। और रही बात ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं उन्हें सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहता हूँ
ताकि भाई मनत को डोमिनियन एंटरप्राइजेस का मालिक ना बना दे, ताकि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए राठौर परिवार से ना बंध जाए, ताकि जब सच सामने आए तो उसे निकलने का रास्ता मिले। सालू अब पूरी ताकत से उसकी पकड़ हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयुष की पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। उसने सालू की आंखों में देखते हुए कहा, तो आइंदा मुझे धमकी मत देना, समझी? फिर उसकी आवाज़ और ठंडी हो गई। समझ गई ना तुम? अब सालू को सचमुच सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसका चेहरा लाल पड़ गया। जब आयुष ने देखा कि उसकी सांसें टूटने लगी है, तब उसने झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी। सालू लड़खड़ाकर पीछे हट गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ गूंजती रही। वहीं आयुष मानो कुछ हुआ ही ना हो, वह वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने सिगरेट उठाई, लाइटर जलाया, एक लंबा कस लिया। फिर उसने तंज भरे अंदाज में कहा, और वैसे भी तुम अपना काम ठीक से कर भी नहीं पा रही हो। यह सुनते ही सालू की आंखें हल्की सिकुड़ गई। आयुष बिना रुके बोला, तुम्हें भाई के दिल में जगह बनानी थी, तुम्हें मन्नत की जगह लेनी थी, लेकिन तुम उसमें भी नाकाम रही। उसकी आवाज़ में साफ ताना था। जब मन्नत 3 साल तक गायब रही, तब भी तुम मेरे भाई के करीब नहीं जा पाई, और अब तो वो लौट आई है। अब क्या लगता है भाई तुम्हें घास भी देंगे? सालू की मुठ्ठियाँ धीरे धीरे कसने लगी, लेकिन आयुष अभी रुका नहीं था। बहुत भरोसा था ना खुद पर, बहुत गुरूर था ना कि एक दिन तुम मेरे भाई के दिल में अपनी जगह बना लोगी। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई। फिर सालू ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में चोट खाया हुआ अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। वह एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, गुरूर अभी भी है मुझे। आयुष की भवें हल्की उठी। सालू उसके करीब आई और बोली, और जहाँ तक तुम्हारे भाई की बात है, तो वेदांश धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है। उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मन्नत लौट आई है, क्योंकि मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वेदांश पहले वाला वेदांश रह गया है। वह वेदांश जो अपनी मन्नत के लिए पागल था, जो उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा पजेसिव हुआ करता था। आयुष चुपचाप उससे सुनता रहा। सालू की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें पता है, आज पार्टी में उसने मेरे साथ डांस किया, और उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं उसकी मन्नत की जगह खड़ी हूँ। वह बिल्कुल नॉर्मल था। उसकी आंखों में चमक आ गई। और जब मन्नत ने हम दोनों को डांस करते हुए देखा, तब भी वेदांश ने उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया। वह मुस्कुराई, लेकिन मैंने देखा था, मन्नत की आंखों में जलन थी, गुस्सा था, बेचैनी थी, और सबसे बड़ी बात डर था। सालू ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली। उसके बाद भी वेदांश ने उसे इग्नोर किया और पार्टी एरिया से बाहर निकल गया। फिर उसके चेहरे पर जिद का भाव उभरा। यही नहीं, ऑफिस में मैंने मन्नत को कितना कुछ सुनाया, कितना भला बुरा कहा, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, एक बार भी नहीं। सो वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ। ये कहते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और दीवानगी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं आयुष उसे कुछ क्षण तक देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई, और फिर ठंडी आवाज़ में बोला, अब जाओ, मॉम का ख्याल रखो, और कोशिश करो कि वह जल्द से जल्द होश में आ जाए। उसकी आवाज़ में पहली बार दर्द झलका। 3 साल हो गए, 3 साल से तुम वहाँ रह रही हो, लेकिन अब तक तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अब तक मॉम उसी बिस्तर पर पड़ी हैं, और मैं। वह कुछ पल रुका, फिर नज़रें फिर ली। मैं हर दिन उन्हें टूटते हुए देख रहा हूँ। यह सुनकर सालू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कमरे के बाहर निकलते ही उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान उभर आई। फिर वह मुस्कान और गहरी होती चली गई। आयुष, उसने धीरे से बुदबुदाया, तुम भी बस इस खेल के मोहरे हो। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी, यानी कि मिस्टर एक्स की उंगलियों पर नाच रहे हो। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही थी, और उसके चेहरे पर साजिश भरी मुस्कान फैलती जा रही थी। बहुत मजा आएगा,
उस दिन, जिस दिन दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने होंगे और एक दूसरे के सीने पर बंदूक ताने खड़े होंगे, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। बेवकूफ़ आयुष, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि हमने सिर्फ तुम्हें बचाया नहीं है, बल्कि मिस्टर एक्स ने तुम्हें मोहरा बनाया है। तुम्हारे दिमाग में वो बीज बो दिया गया है जो आज एक जहरीले पेड़ की तरह बढ़ चुका है। सालू की आंखों में जीत का भाव था। फिर वो बोली, और बेचारा वेदांश, उसे तो अभी तक पता भी नहीं है कि उसका अपना भाई एक दिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने खड़ा होगा। यह सोचकर ही सालू के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई और वह धीरे से बुदबुदाई, खेल तो शुरू हो चुका है, बस इस खेल का अंजाम का इंतजार है। वहीं आयुष अब भी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिगरेट का धुआं धीरे धीरे हवा में घुल रहा था, लेकिन उसकी निगाहें सामने नहीं, बल्कि उसके हाथ में पकड़ी हुई एक पुरानी फैमिली फोटो पर टिकी थी। फोटो में 4 लोग थे, अधिराज राठौर, संध्या राठौर, वेदांश और वो खुद। एक खुशहाल परिवार, एक ऐसा परिवार जो अब सिर्फ तस्वीरों में बचा था। आयुष की आंखें हल्की हल्की नम हो गई। उसकी उंगलियां फोटो के ऊपर फिरने लगी और अगले ही पल उसका दिमाग बरसों पीछे चला गया, उस मनहूस दिन में, जिस दिन वैभव ने पूरे गोदाम को बम ब्लास्ट से उड़ा दिया था। चारों तरफ आग थी, धुआं था, चीख थी और मौत थी। आयुष आज भी वह दृश्य नहीं भूल पाया था। अधिराज राठौर खुद बुरी तरह घायल थे, उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्हें सिर्फ अपने बेटे की चिंता थी, उन्हें सिर्फ आयुष को बचाना था। उसी जलते हुए गोदाम में उन्होंने किसी तरह आयुष को बाहर की तरफ धक्का दिया था, लेकिन खुद बाहर नहीं निकल पाए। आयुष की आंखों के सामने पूरा गोदाम आग के समंदर में बदल गया था और उसी आग में उसने अपने पिता को आखिरी बार देखा था। उसकी चीखें आज भी उसके कानों में गूंजती थी, डैड, लेकिन उस दिन उसकी आवाज़ अधिराज राठौड़ तक नहीं पहुंची थी। और अगले ही पल एक और भयंकर धमाका हुआ। आयुष का पूरा शरीर हवा में उछल गया। वह बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया था। बस किस्मत से उसका चेहरा बच गया था। और फिर अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। जब दोबारा उसकी आंखें खुली तो वह राठौर मेंशन में नहीं था। वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में था, माफिया वर्ल्ड में। उसकी मुलाकात सालू से हुई और उस इंसान से जिसका चेहरा वो आज तक नहीं जानता था, मिस्टर एक्स। हाँ, वह उसका नाम जानता था, उसकी ताकत जानता था, लेकिन उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। और यहीं से उसके साथ खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से सालू ने उसके दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया। उसे समझाना शुरू किया, उसे दिखाना शुरू किया कि वेदांश ने उसे नहीं बचाया, वेदांश ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। शुरुआत में आयुष ने भरोसा नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि वेदांश उसके लिए सिर्फ बड़ा भाई नहीं था, वह उसका हीरो था, उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन एक इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब रोज उसके कानों में एक ही झूठ डाला जाए तो वह धीरे धीरे सच लगने लगता है। इसलिए वह होश में आने के बाद राठौर मेंशन लौटा था, वही दिन जिसने उसके दिल में पहली बार मन्नत के लिए नफरत पैदा की। उस दिन वह छुप कर राठौर मेंशन आया था, किसी को बताए बिना, किसी की नज़र में आए बिना। हॉल में जो कुछ हो रहा था वह सब उसने अपनी आंखों से देखा था। संध्या राठौर बुरी तरह रो रही थी, टूट चुकी थी। वह मन्नत को मनहूस कह रही थी, उस पर आरोप लगा रही थी, उसे अपने परिवार की बर्बादी की वजह बता रही थी। और आयुष बस दूर खड़ा सब देख रहा था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिल में शक का पहला बीज बो दिया था। उसने देखा कि वेदांश ने अपनी माँ की एक भी बात पर यकीन नहीं किया, एक भी बात पर नहीं। उसने सबके सामने मन्नत का साथ दिया, बिना एक पल सोचे, बिना एक पल रुके। आयुष की आंखें उसी वक्त गहरी हो गई थी, उसकी मुठ्ठियाँ कस गई थी। उसे पहली बार लगा था कि शायद वेदांश बदल गया है। और फिर उसे वह सच पता चला जिसने उसके अंदर की करवाहट को और बढ़ा दिया। उसे पता चला कि वेदांश ने अपनी माँ की दी हुई कसम तोड़ दी थी, वह कसम जिसे संध्या राठौर अपनी आखिरी उम्मीद मानकर बैठी थी। लेकिन वेदांश फिर भी मन्नत के पास चला गया था, उसका साथ देने चला गया। और जब यह बात संध्या जी को पता चली तो वो सदमे में, कोमा में चली गई। यह खबर सुनकर आयुष के अंदर कुछ टूट गया था, या शायद कुछ मर गया था।
उसे पहली बार लगा था कि मन्नत की वजह से उसका परिवार बिखर रहा है। मन्नत की वजह से उसका भाई उससे दूर हो गया है। मन्नत की वजह से उसकी माँ बिस्तर पर है। उसकी आंखों में दर्द उतर आया, क्योंकि उस वक्त उसे यही दिखाई दिया था कि वेदांश ने ना अपने पिता की परवाह की, ना अपने भाई की, ना अपनी माँ की। उसकी दुनिया बस मन्नत तक सिमट कर रह गई थी। और यही वो पल था जिसका दुश्मनों को इंतजार था। उनकी चाल काम कर गई थी, क्योंकि वेदांश राठौर को सीधे हराना नामुमकिन था। वह उसकी हर कमजोरी पर वार कर रहे थे, उसकी हर ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। पहले मन्नत, फिर उसका परिवार, फिर उसका भाई, और अब धीरे धीरे पूरी बिसात तैयार की जा रही थी। एक ऐसी बिसात जहां अंत में दो भाई आमने सामने खड़े होने वाले थे, और शायद यही दुश्मनों की सबसे बड़ी जीत होने वाली थी। यही सब सोचते सोचते आयुष की आंखों से दो आंसू निकलकर सीधे उसके हाथ में पकड़ी फैमिली फोटो पर गिर पड़े। उसकी उंगलियां तस्वीर के किनारों को कसकर पकड़े हुए थे। इतनी कसकर की तस्वीर हल्की सी मुड़ गई। उसकी नजरें बार बार वेदांश की मुस्कुराती तस्वीर पर टिक रही थी। कुछ पल तक वो खामोश बैठा रहा, फिर उसके होठ कांपे और वह बेहद धीमी आवाज में बुदबुदाया, आप मेरे लिए सब कुछ थे भाई। उसकी आवाज़ भर आ गई। जब मुझे पता चला कि आप माफिया वर्ल्ड के किंग हैं, जब मुझे पता चला कि आलिया, मेरी आलिया आपसे मोहब्बत करती थी, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, दर्द हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने उस दर्द को दबा दिया। उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगी, क्योंकि मेरे लिए आप सिर्फ किंग नहीं थे, आप मेरे बड़े भाई थे। वो भाई जिससे मैं पूरे 25 साल बाद मिला था। वो भाई जिसके मिलने के बाद मुझे लगा था कि आखिरकार मेरा परिवार पूरा हो गया। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। हम दोनों भाई मिले, हमारा परिवार एक हुआ, सब कुछ तो था हमारे पास, और मैं खुश था, बहुत खुश था। उसकी आंखों में नमी और बढ़ गई। मुझे गर्व था कि मेरा भाई माफिया वर्ल्ड का किंग है, और साथ ही अपने परिवार का हीरो भी। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। मुझे मन्नत से भी नफरत नहीं थी भाई। जब मुझे पता चला कि आलिया की आंखें उसकी आंखें हैं, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैंने उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई की पत्नी को करना चाहिए। उसने गहरी सांस ली। मैं तो खुश था कि वो डोमिनियन एंटरप्राइजेस की मालकिन बनने वाली है। खुश था कि आखिर आपको आपकी खुशी मिल गई। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में दर्द की जगह गुस्सा उतरने लगा। उसकी मुट्ठियाँ धीरे धीरे कस गई, जबड़ा भींच गया। लेकिन उसकी वजह से वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। उसकी सांसें भारी हो गई। डैड, डैड हमसे कितने सालों बाद मिले थे, कितनी मुश्किलों के बाद हमारा परिवार जुड़ा था, लेकिन उस बम ब्लास्ट में उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। ना आप मुझे बचा पाए, ना डैड को बचा पाए। फिर उसकी आंखों में दर्द भरी शिकायत उतर आई, लेकिन बचाया किसे? मन्नत को, हर बार मन्नत को। उसने तस्वीर में वेदांश के चेहरे को देखा, जैसे जवाब मांग रहा हो, क्या सच में वही आपकी पूरी दुनिया है? अगर है, उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई, तो फिर उसे आपकी ज़िंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। कमरे का माहौल और भारी हो गया। ना वो रहेगी, ना आप उसका ध्यान रख पाएंगे। आपको सिर्फ माँ का ध्यान रखना चाहिए। उस माँ का जो इस वक्त कोमा में पड़ी हुई है, जो हर दिन मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रही है, और उनकी हालत की वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी मन्नत है। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, वह दर्द धीरे धीरे नफरत में बदल चुका था। और अगर मन्नत को आपसे दूर करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा, किसी भी हद तक जाना पड़ा, तो मैं जाऊंगा, उसने बिना झिझक कहा। अगर मुझे आपके दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़े, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आंखों में पागलपन सी जिद चमक उठी, क्योंकि मुझे वो मन्नत आपकी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। चाहे उसके लिए मुझे मिस्टर एक्स का साथ ही क्यों ना देना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अचानक उसके होठों पर एक अजीब सी कड़वी हंसी आ गई। बल्कि मुझे तो ये सोचकर हंसी आती है कि वो मिस्टर एक्स आखिर मन्नत के पीछे पड़ा ही क्यों है। वह कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी, क्योंकि अगर मन्नत उसकी ज़िंदगी में भी गई भाई, तो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी।
ठीक वैसे ही जैसे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई, जैसे हमारा परिवार बर्बाद हुआ, जैसे मॉम आज बिस्तर पर पड़ी है, जैसे डैड अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे मेरा भाई अब पहले वाला भाई नहीं रहा। उसने तस्वीर को फिर देखा और इस बार उसकी आंखों में मन्नत के लिए गहरी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। असल में मिस्टर एक्स की सबसे खतरनाक खूबी उसकी ताकत नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी शतरंज। वह अपने मोहरे को इस तरह तैयार करता था कि उसके अपने मोहरे भी एक दूसरे से पूरी तरह अनजान रहते थे। कोई नहीं जानता था कि दूसरा किसके लिए काम कर रहा है, कोई नहीं जानता था कि असली खेल क्या है। और यही वजह थी कि आयुष को कभी पता ही नहीं चला कि वैभव भी मिस्टर एक्स का ही आदमी था, क्योंकि मिस्टर एक्स ने कभी वैभव को उसके सामने आने ही नहीं दिया। उसने अपने हर मोहरे को अलग अलग दिशा में बिखेर रखा था। हर किसी को सिर्फ उतनी ही जानकारी दी जाती थी जितने उसके काम के लिए जरूरी हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। वह जानता था कि अगर सारे मोहरे एक दूसरे को जानने लगेंगे तो एक गलती पूरे खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए उसने हर खिलाड़ी को अलग रखा, हर किसी को अलग कहानी सुनाई और हर किसी को अलग मकसद दिया। आयुष उसकी शतरंज का सबसे भावनात्मक मोहरा था, एक ऐसा भाई जो अपने बड़े भाई से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसी प्यार को नफरत में बदल दिया गया था। उसे धीरे धीरे यह यकीन दिलाया गया कि मन्नत ही उसके परिवार की बर्बादी की वजह है। मन्नत की वजह से उसका परिवार टूटा। वही वैभव का काम बिल्कुल अलग था। उसका काम था मन्नत के दिल और दिमाग में जहर भरना, उसके विश्वास को तोड़ना, उसके मन में ऐसे सवाल पैदा करना जिनके जवाब उसे कभी सही दिशा में ना मिले। मिस्टर एक्स का असली लक्ष्य सिर्फ मन्नत नहीं थी, सिर्फ आयुष भी नहीं था। उसका असली लक्ष्य था वेदांश राठौर। वह वेदांश को सीधे हराना नहीं चाहता था, वह उसे भीतर से तोड़ना चाहता था, उससे उसका परिवार छीन लेना चाहता था। उसकी ताकत नहीं, उसकी कमजोरियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। और इसके लिए उसने एक ऐसा जाल बुना जिसमें हर मोहरा अपने आप को सही समझ रहा था। मिस्टर एक्स ने अपनी चालें इतनी सफाई से चली थी कि माफिया वर्ल्ड का किंग वेदांश राठौर भी उससे एक कदम पीछे दिखाई दे रहा था, क्योंकि युद्ध में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो दिखाई न दे। वहीं दूसरी ओर मन्नत की आंखें अब भी उस जगह पर टिकी थी जहां कुछ देर पहले उस नकाबपोश की लाश पड़ी थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। फिर आखिरकार वेदांश के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आई। वह कुछ पल मन्नत के बोलने का इंतजार किया, लेकिन मन्नत वह तो जैसे पत्थर की हो गई थी। फिर वेदांश की ठंडी आवाज गूंजी, क्या बात है? मन्नत की पलकें कांप उठी। वेदांश की नजरें अब भी उसी पर थी। अभी अभी आपके सामने आपके इस शरीफ पति ने किसी का खून कर दिया, लेकिन आपकी चीख नहीं निकली। आपने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, एक बार भी नहीं। उसकी आवाज में दर्द भी था और ताना भी। अजीब बात है ना मिस मन्नत, आपकी नज़र में तो मैं हमेशा से एक शरीफ बिजनेसमैन रहा हूँ, वो आदमी जो एक मच्छर तक नहीं मार सकता। उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आई। लेकिन अभी अभी मैंने एक इंसान को मार दिया, आपकी आंखों के सामने। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। फिर भी आपने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई हैरानी नहीं दिखाई, कोई डर नहीं दिखाया। उसकी आंखें अब मन्नत की आंखों में गहराई तक उतर रही थी। क्यों? मन्नत चुप रही। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वेदांश ने फीकी हंसी हंसी और कहा, आपको देखकर तो यही लग रहा है मिस मन्नत की जैसे कि आपको पहले से आदत हो इस बात का कि आपका पति लोगों का खून बहाता है ना? देखिए, मुझे तो आदत है लोगों का खून बहते देखने की, लेकिन आप मुझे रोक सकती थी, लेकिन आप तो बस खामोश खड़ी आंसू बहाती रहीं। फिर उसने हर शब्द पर जोर देते हुए पूछा, क्यों मिस मन्नत? मैं जानना चाहता हूँ, क्यों? उसका आखिरी शब्द पूरे हॉल में गूंज गया और उसी पल मन्नत के सब्र का बांध टूट गया। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, आंसुओं से भरी हुई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और पहली बार बिना नजरें चुराए सीधे वेदांश की आंखों में देखा। फिर कांपती हुई आवाज में बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं।
वेदांश की आंखों में हल्की सी हरकत हुई। मन्नत के आंसू अब लगातार बह रहे थे। मैं जानती हूँ कि आप ही माफिया वर्ल्ड के किंग हैं। पूरा माहौल जैसे एक पल के लिए थम गया। यह सुनते ही वेदांश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान उभर आई। वह मुस्कान किसी जिद की नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई की थी जिसे सुनने के लिए वह 3 साल से इंतजार कर रहा था। मन्नत की आवाज लगातार कांप रही थी। मैं जानती हूँ कि आप वही किंग हैं जिससे आलिया बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मैं जानती हूँ कि आप वही किंग हैं जिसके लिए कभी किसी ने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी। मैं जानती हूँ कि आप वही किंग हैं जिसके लिए मेरा किडनैप हुआ, जिसके लिए मुझे राव के कैंप में तैयार किया जा रहा था। मैं जानती हूँ कि आप वही किंग हैं जो जाने अनजाने मेरी जिंदगी के हर मोड़ से जुड़ गया। हर शब्द के साथ उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं जानती हूँ कि आप वही किंग हैं जिस पर मन्नत का हर वजूद की नींव टिकी हुई है। ये कहते कहते उसके पैरों में जिसे जान ही नहीं बची। वो धीरे धीरे घुटने के बल नीचे बैठ गई और अगले ही पल फुट फुट कर रो पड़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बरसों से दबा हुआ दर्द आखिर बाहर आ चुका था। वह रोते हुए बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि आप वही किंग है जिसकी कहानी माफिया वर्ल्ड के हर पन्नों पर लिखी गई है। उसने अपने आंसुओं के बीच वेदांश की तरफ देखा और उस कहानी में, उस ताकत में, उस नाम में हर जगह आलिया होनी चाहिए थी। उसकी आवाज़ भर आ गई जिस पर मन्नत का कोई हक नहीं था। यह कहते ही वह सिर झुकाकर रोने लगी और दूसरी तरफ वेदांश बिल्कुल स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द उतर आया था जिससे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। क्योंकि आज पहली बार मन्नत ने सिर्फ सच नहीं बोला था, उसने अपने दिल का सबसे गहरा डर भी उसके सामने रख दिया था। मन्नत के होठों से सच सुनकर वेदांश की 3 साल पुरानी खामोशी टूट चुकी थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था। अगर मन्नत सब जानती थी तो फिर उसने वेदांश को बताया क्यों नहीं? या कोई और वजह थी मन्नत का वेदांश से दूर जाने की? क्या यह सच दोनों को करीब लाएगा या हमेशा के लिए एक दूसरे से छीन लेगा? तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते ही अगले एपिसोड में। मन्नत एक जुनून भाग 37 में कई ऐसे राज खुलेंगे जो रिश्तों की नींव तक हिला देंगे। तो दोस्तों, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।